Welcome to the class of Maths with AB. In this class, we are going to study about irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? हम ये जान लेते हैं irrational और rational numbers दोनों के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं. Rational numbers क्या होते हैं और irrational numbers क्या होते हैं? Rational और irrational क्या होते हैं? Rational वो numbers होते हैं any number which can be written in the form of p by q. कोई भी number जिसे हम क्या कहते हैं p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. Where q is not equals to zero. q is equals to zero नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नंबर क्या हो जाएगा? अपना नंबर इंफिनिटी हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं q को जीरो नहीं ले सकते. सो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं. सपोज लेट्स टेक 1/3, 1/10 अपन ने लिया, 1/3 लिया, 1/5 लिया, ऐसे ही 4/5 लिया, है ना. और भी कई एग्जांपल्स हो गए. सपोज 11/2 हो गया. ऐसे नंबर्स हो गए, ये सारे नंबर्स हो गए. इसे अपन क्या कहते हैं? अपन रैशनल नंबर्स हो गए. अब रैशनल में अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है. दो कंडीशन जो होती है टर्मिनेटिंग, और सेकंड कंडीशन निकल के आती है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. कंडीशंस कितनी निकल के आई? एक कंडीशन निकल के आई टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. हमारे पास कंडीशन कितनी निकल के आई? दो निकल के आई. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रुक जानी उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग. कोई भी चीज जो रुक जाती है, तो हम इसे रैशनल नंबर्स के में हम टर्मिनेटिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म के कुछ डेसिमल फॉर्म के बाद हम इसे अगर रोक देते हैं, वो अगर रुक जाता है, तो उसे कहते हैं टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट हो जाना. तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1. ये क्या हुआ? एक डेसिमल के बाद क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, रुक गया. 1 सपोज 1/3 को छोड़ो, अपन लेते हैं 11/2 को लेते हैं 5.5. ये हो गया एक टर्म, एक डेसिमल के बाद रुक गया. कोई और एग्जांपल लेते हैं हम सपोज 4/5 को ही करके देखते हैं. 0 तो ये हो गया 0.8 हो गया. 5 8 जा 40, तो ये कितना निकल के आ गया? 0.8. एक डेसिमल के बाद रुक गया है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, है ना. ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया. इसे इसीलिए अपन क्या कहें? इसे टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो कि डेसिमल के बाद ना रुके, ना रुके बट रिपीटिंग भी कहा गया है. रिपीटिंग मतलब सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा. सपोज 1/3 को अपन ने ले लिए 1/3 इज इक्वल टू 0.33333 ऐसे ऐसे जाते रहेगा, है ना. इसीलिए इसे क्या 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 कहा गया है? नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब रुक नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है. हर बार 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, जाते रहेगा. इसीलिए इसे कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सपोज कोई और एग्जांपल्स होता है ना, उसका आंसर आता है 0.10101010. सपोज कोई और एग्जांपल होता है 0.1001010. ऐसे नंबर्स को क्या कहा गया अपना? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये कंडीशन दो निकल के आई. ये क्या थी? रैशनल की कंडीशन थी. अब हम करते हैं इररेशनल पे. इररेशनल वो नंबर होता है जो नंबर कभी भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर कहा गया है. अब इररेशनल के बारे में हम जान लेते हैं. इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल नंबर्स के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते. सपोज 0.3849116321 ऐसा ऐसा कुछ भी नंबर आ गया. सपोज 0.2936549821 ऐसा हो गया. 0.1010101000 0.10110110 ऐसे ऐसे नंबर्स हो गए जो क्या होते हैं? टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ये इसका एग्जांपल हुआ ना, ये इसका कंडीशन हुआ. एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन निकल के आती है
वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सिर्फ एक कंडीशन निकल के आती है, इसमें तो कंडीशन निकल के आती है दो, इसमें निकल के आती है एक। अब हम इसे अब हमने ये देख लिया कि ये इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये कहा गया है, पर इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं। सपोज और एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, है ना, ये होते हैं। पाई भी होता है। पर ये रूट अपन कैसे पहचानेंगे कि यही रूट के नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं? सिर्फ यही रूट के नंबर क्यों होते हैं? अपन √8 को क्यों नहीं लिखे, √4 को क्यों नहीं लिखे, √9 को क्यों नहीं लिखे? ये सारे होते हैं रैशनल। क्यों होते हैं रैशनल? जो भी नंबर जिसके कंप्लीट रूट नहीं निकलता हो, ये आपको याद रखना है, जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता हो उसे कहते हैं हम इर्रेशनल। जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता है उसे कहते हैं इर्रेशनल। जिसका कंप्लीट रूट निकल आता है, 8 का तो कोई कंप्लीट रूट नहीं है, सॉरी 8 होता है इसमें आता है, यहाँ 8 नहीं होगा। 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। जिसका कंप्लीट रूट निकल के आता हो उसे कहते हैं रैशनल। जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकल के आता हो उसे कहते हैं इररेशनल, है ना। √8 इररेशनल में आएगा क्योंकि उसका कोई कंप्लीट रूट नहीं होता, ठीक। अब अपन ने जान लिया रैशनल और इररेशनल के बारे में। अब हम जानते हैं किसके बारे में? अब हमारा मेन जो है एक्सरसाइज की तरफ हमको बढ़ना है, उसके एग्जांपल्स कुछ हम देखेंगे। सो इसमें बेसिकली मैंने जो हेडिंग लिखी है आपने नोटिस किया होगा कि रैशनल नो इट्स इररेशनल। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि क्योंकि हमारा जो मेन जो पूरा टॉपिक है मेन, वो इसी के बारे में है कि हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7, 3 प्लस 2 √5 ऐसे क्वेश्चंस है एज इरेशनल। आपने अभी पढ़ा, आप मैंने अभी आपको क्या बताया, जितने भी रूट्स के नंबर होते हैं जो कंप्लीट रूट नहीं निकलता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये हमको पता है, पर हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है। सो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? हम इसे क्या करेंगे? पहले रैशनल एज्यूम करेंगे, तब हम क्या करेंगे? उसे गलत साबित करेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा? नो इट्स इरेशनल। हमने क्या प्रूफ किया? हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया कि ये रैशनल है, ये सारे नंबर रैशनल है। पर हमने क्या किया? रैशनल को हमने क्या किया? गलत साबित किया। तो हमें क्या पता चला? नो इट्स इरेशनल। इसीलिए मैंने ऐसा हेडिंग लिखा। सो ये अपने को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। पर इसके साथ साथ हमें एक स्टेप और जान लेना पड़ेगा, एक थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका स्क्वायर, सपोज पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है, सपोज मैंने इसको नंबर के फॉर्म में लिखा, सपोज हमने लिखा 12। 12 अगर 2 से डिवाइड होता है, 12 का स्क्वायर, मतलब अगर दो बार 12 इंटू 12 लिखा हुआ है, अगर दो बार ये अगर 2 से डिवाइड होता है, तो क्या सिंगल 12 भी 2 से डिवाइड होगा? होगा ही ना, क्योंकि हमने इसे एक बार में ही काट दिया। तो ये ऐसे हुआ। सपोज हम लिखते हैं इसे, अगर 12 अगर दो बार में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 12 का स्क्वायर भी नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि अगर 12 2 6 12 होता है, तो 12 इंटू 12 अपॉन 2, तो ये भी तो हो रहा है, कट रहा है। तो यही अपन को यहाँ पे बोला गया है, एनी नंबर किसी का भी स्क्वायर अगर कोई भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जरूरी है मैंने यहाँ 2 का एग्जांपल लिया, तो 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था। अगर 14 7 से डिवाइडेड है, 14 का स्क्वायर, तो 14 भी तो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो यही आपको इस थ्योरम में दिया है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर उस नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड होता है, सपोज 2 3 5 7 जो भी है, तो उसका उसका रूट भी, मतलब वो नंबर भी, जैसे p का स्क्वायर है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, यह इसमें बोला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज में मेन यूज इसी का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको कराऊंगा सिर्फ एक एग्जाम्पल, और वही एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको बार बार सेम क्वेश्चन को मैं बार बार सॉल्व करके बताऊं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ।
सपोज एग्जांपल में क्या दिया है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल है। सो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रैशनल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इररेशनल, पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट टू रैशनल है। सो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट टू रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम लिखते हैं, हियर वी कैन फाइंड इंटीजर p and q as root 2 is equals to p by q where q is not equals to 0। ये आपको हमेशा याद रखना है कि q कभी 0 नहीं हो सकता है ना। सो ये आपका निकल के आ गया कि रूट टू जो है वो p बाई क्यू है, इक्वल्स टू p बाई क्यू है। अब हमें हमें ये भी पता है कि जो p बाई क्यू होता है वो हमेशा को प्राइम्स होता है। सो यहाँ हमने लिखा, तो हम एज्यूम करते हैं, here we will assume p and q as co-primes। अब आप बोलेंगे को-प्राइम्स क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो को-प्राइम्स मैं बता दूं। को-प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स अगर हम देखते हैं तो वो दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वन होगा। जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ और सिर्फ वन होगा। सपोज हमने देखा 3 और 4, 3 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 और 3 होता है। 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 और 4 होता है, पर कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज ये दोनों प्राइम नंबर, ये प्राइम था, ये कंपोजिट नंबर था, है ना। तो हम अगर देखते हैं दोनों कंपोजिट नंबर के बारे में। 4 और 9 कंपोजिट आपको पता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से भी डिवाइड हुआ, इटसेल्फ से भी, साथों साथ किसी और नंबर से। तो हम देखते हैं 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। बट यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ 1 निकल रहा है। तो यही चीज यहाँ मैं लिखा हूँ, हियर वी विल एज्यूम p एंड q एज को-प्राइम। मतलब जो p और q है ना, सपोज वो 3/8 है, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन, क्या ये फैक्टराइज होगा और फैक्टराइज होने वाला है क्या, क्या आपको लगता है? नहीं। तो इसीलिए क्या है, को-प्राइम्स है। ठीक है, ये को-प्राइम्स है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि जो जो पी एंड क्यू होगा को-प्राइम्स है, हमने एज्यूम कर लिया। सो अगर को-प्राइम्स है तो अब अपन आगे देखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन एंड रीअरेंजिंग। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे और रीअरेंज करेंगे। हम q को ले जाएंगे इस तरफ, तो q ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और p का स्क्वायर p स्क्वायर। ये अपना निकल के आ गया, ये अपना निकल के आ गया कि 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अभी हमने क्या पढ़ा, सपोज हम इसे ऐसे लिख देते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2। मतलब ये p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी थ्योरम के बारे में जैसे मैंने बताया। सो हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट p square is divisible by 2, so p is also divisible by 2। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हियर वी कैन सी दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। तो ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने लिखा है ऐसा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं।
अभी आपको याद रखना है, मैंने ये किया, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब अब कंटिन्यू करते हैं इसके बाद का, है ना। सो ये अगर पी स्क्वायर है, पी टू से डिवाइड हो रहा है, सपोज पी टू से डिवाइड हो रहा है, तो पी जो हो टू से डिवाइड हो रहा है, तो हम पी को फैक्टराइज करते हैं, है ना, पी को फैक्टराइज करते हैं। तो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, 12 से डिवाइड हो रहा है टू, तो टू 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6/2 लिख सकते हैं। 2 × 6/2 लिख दिए, तो 12 अगर p है, तो 6 कोई कोई भी इंटीजर होगा, तो हम उसे m अगर मान लें, तो क्या ये p इज इक्वल्स टू 2m निकल के आता है। समझ में आया। मैंने क्या किया, p/2 को 12/2 ले लिया, तो 12 को हम फैक्टराइज कर दिया 2 × 6 के फॉर्म में। तो 2 हमें लेना था बाहर, तो हमने 2 ले लिया। तो p की जगह अगर 12 है, तो 2 × 6 की जगह 2 × हमने m ले लिया फॉर सम इंटीजर मतलब 6। एग्जाम्पल के लिए हमारा 6 है, पर वो m है सम इंटीजर। अभी हमें पता नहीं कि p क्या है, m क्या है, तो ये हो गया सम इंटीजर। तो 2m निकल के आ गया, p इज इक्वल टू 2m। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है कि here we can take p is equals to 2m for some integer m। ठीक है, सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा नहीं कि p की वैल्यू कुछ जरूरी नहीं कि 6 है कि 12 है कि 24 है कि 7 है कि 5 है, कुछ भी हो सकता है, सम इंटीजर है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर्स। सो यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द value of p in equation 1। ठीक है, p की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू, हमने क्या किया, p की वैल्यू को पुट किया, तो 4m² निकल के आ गया। 2q² इज इक्वल टू p की जगह हमने क्या किया, 2m किया, तो p² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4m² हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4m² हो गया। ठीक। सो नाउ नाउ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको 2 को हमने काट दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो q² इज इक्वल टू 2m² हो गया। हमारा जैसा इक्वेशन 1 है, क्या आपको वैसे इक्वेशन 2 दिख रहा है, ये वाला। तो अभी हमने देखा कि ये जो 2 है p को डिवाइड कर रहा था, अभी 2 है जो q को डिवाइड कर रहा है। सो अब हमें क्या लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट दैट हियर q² इज divisible by 2. So q is also divisible by 2. q is also divisible by 2। अब हमने तो ये नोटिस किया कि हमने तो अभी इसे को प्राइम माना था, मतलब दोनों के बीच में क्या था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था दोनों के बीच में। पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है, जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है। 2 जो है, हाँ, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में आपको अब तो समझ में आएगा कि दोनों के बीच में 2 जो है, कम से कम 2 जो है, वो तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकल रहा है। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि वो है को प्राइम, तो हमने हमें अभी यहाँ क्या दिख रहा है कि को प्राइम हमने जो एज्यूम किया था वो हमने हमारा गलत साबित हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सब नीचे का मैं रब कर देता हूँ। सो अब हमने देखा कि here P and Q has at least 2 as a common factor। ठीक है, आपको समझ में आया, ये P and Q has at least 2 as a common factor, है ना, 2 हो गया कॉमन फैक्टर। so this contradicts the fact
that this contradicts the fact that P and Q are co-primes. समझ में आया? जब अगर P एंड Q के बीच में 2 कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो मतलब वो को-प्राइम नहीं है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये वर्ड जो है आपको, ये वर्ड क्या कहता है कि ये जो हमने एज्यूम किया, ये हमारा ये गलत साबित हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कोई भी चीज को गलत साबित करना, तो वही हो रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारे ये को-प्राइम नहीं है। तो अब हमें क्या हो गया कि ये अगर को-प्राइम नहीं है तो हमारा एजम्पशन जो रैशनल नंबर था वो भी गलत है। सो द assumption of root 2 as rational is also wrong। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। सो therefore root 2 is irrational। ये पहले आप नोट कर लीजिए। तो आपने जैसा कि देखा कि हमने क्या किया, साबित कर दिया कि ये को-प्राइम हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया है। गलत हो गया है तो मतलब हमने जो रैशनल एज्यूम किया था वो भी गलत ही एज्यूम किया होगा, तभी हमारा को-प्राइम भी गलत गलत साबित हो रहा है ना? सो हमारा अगर रैशनल नहीं है, कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इर्रेशनल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हमारा निकल के आ गया इर्रेशनल। सो इसी तरीके से आपको करना है कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है तो हमें क्या करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसे हम इरेशनल प्रूफ करने जाए। हमें क्या करना है, उसे रैशनल नहीं है ये प्रूफ कर देना है। रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। सो इसी तरीके से जैसे कि आपने रूट 2 के लिए क्वेश्चन किया, अगर आपको क्या दिया हो, रूट 3 दिया हो, रूट 5 दिया हो, रूट 7 दिया हो, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या फिर और भी कई नंबर्स आते हैं, रूट 15, ऐसे से कोई भी नंबर्स हो गए, अगर वो दिया हो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, अगर रूट 3 दिया है तो जहां जहां आपका रूट 2 और 2 आया है तो वहां वहां आपका क्या आएगा, रूट 3 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको करना है। तो आपको हर जगह लिखना है p इज इक्वल्स टू 3m, यहाँ हो जाएगा, है ना? तो 3m होगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 की जगह 3 रहेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो उसी तरीके से आपका यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर निकल जाएगा। तो अपन फिर से लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ऐसे ऐसे सेम टू सेम, ऐसा नहीं कि आपको कुछ चेंज करना है, बस आपको जो जितने नंबर्स हैं नंबर्स बस चेंज कर देना है। 5 है तो 5 और 25 हो जाएगा, है ना? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम टू सेम ऐसे करना है। मैं एक और आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, इसी से आपका जरूरी नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना पड़े, वो भी आपका एग्जांपल से ही सॉल्व हो जाएगा। सो ये आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। तो अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे एग्जांपल की तरफ पे। वो बिल्कुल इससे काफी इजी है, क्योंकि उसमें आपको इतना ज्यादा आपको सॉल्व करके नहीं बताना है। सपोज क्वेश्चन अगर दिया है कि प्रूफ दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। अभी तक आपने देखा कि जो नंबर्स रूट के जो कंप्लीट रूट नहीं निकलता हो वो होते हैं इरेशनल। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर रैशनल रैशनल और इरेशनल का सम करें, अगर रैशनल और इरेशनल का सम करें तो क्या निकल के आता है, इरेशनल निकल के आता है। रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी इरेशनल निकल के आता है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी इरेशनल निकल के आता है ना? और
और एक कंडीशन और निकल के आती है, अगर हम इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें तो जरूरी नहीं है कि रैशनल ही निकले, इरेशनल भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो हम मैं ये सबको आपको बताता हूँ। सपोज हमने किया √3 और 2 को किया तो ये इरेशनल निकल के आ गया। √3 और 2 तो 2√3 आ गया। ये √3 माइनस 2 आ गया, 3 माइनस √2 लिख देते हैं, 2 माइनस √3 लिख सकते हैं, कुछ भी है ना। सो इरेशनल इंटू इरेशनल, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। अब मैं कंडीशन लेता हूँ, ये रैशनल निकल के आ गया, हम इरेशनल निकालते हैं, √2 इंटू √3 तो क्या हो गया, √6 हो गया। ये भी क्या है, इरेशनल है। सो यहाँ कम जरूरी नहीं है कि रैशनल ही निकले, इरेशनल भी निकल सकता है। सो ये आपको मैंने एक बेसिक सा बता दिया कि हमें ये पता रहे कि ये हमारा इरेशनल ही है, हमें इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल कैसे है। सो हमें क्या करना होगा, पहले हमें एज्यूम करना होगा कि हमने एज्यूम किया, लेट अस assume that 3 plus 2√5 is रैशनल। हमने क्या किया, एज्यूम किया 3 प्लस 2√5 रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड p एंड q। चलो मैंने p एंड q की जगह a एंड b लिख दिया। क्या है, किसी को p और q इससे कंफर्टेबल है, कोई a और b से कंफर्टेबल है, तो मैंने a और b लिख दिया, ठीक है। सच दैट सच दैट 3 plus 2√5 is equals to a upon b। अब b जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, पहले इसे क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है और रीअरेंजिंग करना है। स्क्वायरिंग करने का काम इसमें नहीं है ना, ठीक है। हमें इसे स्क्वायर नहीं करना है, हमें सिर्फ रीअरेंज करना है। रीअरेंजिंग, देखो आपको ये पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो रीअरेंज किए तो क्या हो गया, √5 को हमने यहाँ रखा, सपोज हमने अभी 2 को भी यहाँ रखा, तो a अपॉन b, ये 3 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a अपॉन b -3। अब हम क्या करते हैं, √5 को यहाँ रखते हैं, 2 को भी इधर लेके आ जाते हैं, a अपॉन b -3 1/2 हो गया। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2b -3/2। अब हमने देखा कि √5 जो है वो तो इरेशनल होता है ना। फ्रॉम हियर, यहां तक आप नोट कर लिए ना। सो ये हो गया यहाँ तक, ठीक। हियर √5 इज irrational। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरफ इरेशनल हो तो इधर रैशनल हो, ऐसा हो सकता है क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल हो तो क्या राइट हैंड साइड पे रैशनल हो, नहीं। अगर इधर इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल ही होगा, है ना। सो हियर √5 इज irrational, so RHS is also irrational। ठीक है, अगर √5 इरेशनल है तो उसके इक्वल्स में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे इरेशनल ही होंगे, है ना। सो 3 plus 2√5 is irrational।
ये आप लिख सकते हैं। उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, इसके पहले आपको ये लिखना है, सो आवर assumption of 3 plus 2 root 5 as rational was wrong, wrong था। therefore 3 plus 2 root 5 is क्या है, irrational। था ना उससे इजी क्वेश्चन। इसमें अपन को बहुत ज्यादा कुछ स्क्वायरिंग भी नहीं करना है हमें हमें और जो हमारा क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर को हमने डिविजिबल करके देखा वो भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि रूट फाइव इरेशनल है। तो हमें क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। हमें बस जो भी नंबर दिया रहेगा, सपोज सपोज हमने अभी ये देखा, हम करते अगर 2 प्लस रूट 5 होता, तो हमें रूट 5 को करके 2 को इस तरफ ले जाते तो हमें फिर से मिल जाता रूट 5। यहाँ रूट 3 होता है ना, रूट 3 होता, रूट 2 होता, रूट रूट 7 होता, कुछ भी होता। उसी तरीके से आपको आपको वर्ड्स में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है सिर्फ नंबर्स पे, है ना। सो इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम एक और छोटा सा एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1/√2 अगर अपन लिए, सपोज लेट्स टेक द क्वेश्चन 1/2 एज इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, 1/2 को हम क्या करते हैं, इरेशनल प्रूफ करते हैं। 1/√2 को हम करेंगे इरेशनल प्रूफ। कैसे करेंगे, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, सेम टू सेम ऐसा में हमें सॉल्व करना है। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट रूट 1/√2 इज रैशनल। ये इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आपको वर्ड्स में ही सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको नंबर्स में नहीं सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको वर्ड्स में सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से या तो आपको अपने तरीके से स्टेप्स को आप अपनी तरीके से बनाना पड़ेगा, या तो जो दिया है आपको समझ के उससे याद करना है। ये नहीं कि आप याद करके चले गए, समझ के याद करना है। क्योंकि कई बार होता है हमने जो याद किया हम भूल जाते हैं। तब हमारा क्या काम में आता है कि जो हमें याद है, जो हमने समझा था, उसको हम अपने ही तरीके से हम उसे लिखे। हमने ऐसा लिख दिया, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। सो हियर we can find integer p and q as 1/√2 is equals to p upon q, q is not equals to 0, ये आपको पता है हमेशा से। अब हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किए तो हमारा √2 उधर चला गया, तो q इज इक्वल टू √2t, है ना। हमने p को इस तरफ ले आया, √2 इज इक्वल टू q अपॉन t हो गया, ये हो गया। अब आपने देखा कि √2 तो क्या होता है, अभी जैसा कि मैंने √5 वाले क्वेश्चन में किया कि √2 क्या होता है, √2 होता है इरेशनल। तो अगर इरेशनल LHS में है तो क्या इरेशनल RHS में भी हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता है, कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि हियर √2 is irrational, so our assumption of 1/√2 as rational was wrong. Therefore 1/√2 is rational, irrational। ठीक है, इसी तरीके से आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं।
इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको अगर कंडीशन क्वेश्चन दिया होगा, डायरेक्ट दिया होगा √2, √5, √7, √3, तब आपको स्क्वायरिंग करके और पीस वो अपना जो थ्योरम था ना, ए स्क्वायर इज ए, अगर कोई भी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, कोई भी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, तो उसका जो रूट वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। सपोज जैसे ये मैंने बताया था, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये आपको उसमें करना है, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।